हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। चलिए हम आपको विलियन के केमिस्ट्री के चैप्टर विलियन से हम आपको कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं। इन पॉइंट्स को नोट करिए और ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक पूरी वीडियो को देखना ना भूलें। शुरू से लेकर के अंत तक पूरी वीडियो को देखना ना भूलें। एक ऑस्मोसिस है जिसको कहते हैं परासरण, जिसको क्या कहते हैं परासरण। ठीक है, अभी हम परासरण के बारे में एक विशेष चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम आपको बताएंगे भी कि क्या चीज़ है, ये कैसे है और इसका आप प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं घर पे। चलिए ठीक है, हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान जाइए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो इस नोट्स को भी बना लें और नोट्स के बाद एक लेक्चर भी हम देंगे। इसलिए हम नोट्स समझाते रहते हैं कि जिससे कि आपकी तैयारी जो है और मजबूत होती जाए। ठीक है, और आप अपने तैयारी को रफ्तार दीजिए और पढ़ाई को पूरा ध्यान दीजिए। इससे अब हम लगातार आपके चैप्टर को कंप्लीट करते चलें। आदर्श विलयन मतलब आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन मतलब क्या चीज़ है? आइडियल सॉल्यूशन, IDEAL, आइडियल सॉल्यूशन। चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं, आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलयन के बारे में। आप आदर्श समीकरण जानते हैं, आदर्श गैस समीकरण PV = nRT। चलिए कोई बात नहीं, उसको याद रखिए। अभी आगे हम चल के PV = NST पे एक फार्मूला निकालेंगे, वहाँ बताएंगे P क्या है, V क्या है, स्मॉल n क्या है, S क्या है, कैपिटल T क्या है। पहले इसको ध्यान समझिए। आदर्श विलयन वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। हमने राउल्ट का नियम इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, उसको ध्यान से समझ लीजिए। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आदर्श विलयन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। डेल्टा एच मिश्रण के लिए डेल्टा एच मिश्रण के लिए, अर्थात विलयन के अवयवों को मिश्रित करने पर ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित नहीं होती है। ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित जीरो हो गया, तो ना तो ऊष्मा अवशोषित हो रही, ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। डेल्टा V मतलब मिश्रण का आयतन जो है, विलयन का आयतन उसके अवयवों के आयतन के योग के क्या होता है? बराबर होता है। विलयन का आयतन जो होता है उसके अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है। जैसे हम एक विलयन बनाए, चीनी मैंने 100 ग्राम लिया। चीनी मैंने क्या किया? चीनी मैंने जो है 100 ग्राम ले लिया, 100 ग्राम चीनी ले लिया और 100 ग्राम पानी मैंने ले लिया और दोनों का मिला करके एक बिलियन बनाया। तो बिलियन का जो आयतन होता है उसके अवयवों के आयतनों के योग, बिलियन 200 ml का विलयन हो गया और ये 100 दोनों जोड़ करके 200 ml। तो विलयन का आयतन उसके अवयवों के आयतन के योग के क्या होता है? बराबर होता है। और मिश्रण जो है विलयन के अवयवों को जब मिश्रित किया जाता है तो ना तो ऊष्मा अवशोषित होती है, ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ये आदर्श विलयन की प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए हम अनादर्श विलयन की बात करते हैं। अनादर्श विलयन वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। वो आदर्श विलयन नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो जो राउल्ट का नियम का मैंने एक वीडियो डाला है, उसको देख लीजिए आप ध्यान से। मानव दो अवयव, ध्यान से समझिए इसको। मानव दो अवयव, सपोज करिए 2 अवयव है, हमने ले लिया, एक वाटर ले लिया, इसका कैपिटल ए ले लिया और एक हमने ले लिया शुगर, इसका मैंने ले लिया कैपिटल B। तो माना 2 अवयव कैपिटल ए व कैपिटल B मिलकर एक विलयन का वाष्प दाब PS है, इसको मिला दिया गया A+B दोनों को, माने शुगर को वाटर में ऐड कर दिया गया, तो हमारा ये विलयन बन गया, शरबत बन गया। तो विलयन का वाष्प दाब जो है हमारा वो PS है, हमारा क्या है? PS है। माना विलयन में राउल्ट के नियम के अनुसार गणना करने पर A व B के वाष्प दाब, इसका वाष्प दाब PS1, इसका वाष्प दाब PS2 है। इसका वाष्प दाब जैसे हम आपको बताएं, हमने एक गिलास लिया, गिलास में मैंने पानी लिया और इसमें हमने शुगर डाल दिया, वाटर में मैंने शुगर डाल दिया। तो इसमें क्या चीज़ है? इस पूरे विलयन का वाष्प दाब जो है वो PS है और चीनी का जो एक चीनी है इसका वाष्प दाब PS1 है। क्या है? PS1 और इसका वाष्प दाब है हमारा PS2। क्या है? PS2। तो चलिए पहला PS = PS1 + PS2, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। हम आपको बता दें, मतलब विलयन का वाष्प दाब बराबर विलेय का वाष्प दाब प्लस विलायक का वाष्प दाब। हमने आपको विलेय भी बताया और विलायक। विलायक का मतलब सॉल्वेंट और विलेय का मतलब सोल्यूट। मतलब दैट्स कंपोनेंट्स विच आर या which has large quantity is called solvent or than other component, while other component than the solvent is called solute, या
दैट इज स्मॉल क्वांटिटी, जो सबसे कम भाग में होता है वो हमारा क्या होता है, वो मेरा विलेय होता है, और जो सबसे अधिक भाग में होता है वो विलायक होता है। जैसे मैंने 100 ml वाटर लिया, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दिया, तो ये 2 चम्मच चीनी उसमें घुल गया, छिप गया, तो ये मेरा सोल्यूट है, विलेय है, और जो वाटर है हमारा जो दिख रहा है वो विलायक है, जिसको कहते हैं सॉल्वेंट। तो पीएस मतलब जो है विलयन का वाष्प दाब, पीएस जो है ये पूरे विलयन का वाष्प दाब है, और PS1 मतलब विलेय का वाष्प दाब, और प्लस PS2 मतलब विलायक का वाष्प दाब, मतलब एक चीनी का वाष्प दाब और एक किसका वाष्प दाब है, जल का वाष्प। तो विलियन राउल्ट के नियम का पालन करता है। अगर ऐसा है दोनों का योग बराबर आ रहा है तो विलियन राउल्ट के नियम का पालन करता है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करें। पीएस मतलब विलयन का वाष्प दाब अगर दोनों के योगफल से अधिक है, विलयन का वाष्प दाब जो है दोनों मतलब विलेय तथा विलायक या चीनी तथा जल के दोनों के वाष्प दाब से अधिक है, तो विलयन जो है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, पॉजिटिव विचलन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है क्या। लेकिन अगर यही चीज़ अगर कम हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब, तो कौन सा विचलन करेगा, ऋणात्मक विचलन। तो यहाँ तक हमें लगता है आप यहाँ तक इतने पॉइंट आप क्लियर कर चुके हैं। हमने आपको बताया आदर्श विलयन, वे विलयन, ठीक है, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन की विशेषताएं हमने बताया कि अगर जो है विलयनों को अवयव मिश्रित कर दिया जाए तो ना तो उष्मा उत्सर्जित होती है ना तो उष्मा अवशोषित होती है, और मिश्रण जो है अगर विलयन का आयतन जो है उसके अवयवों के आयतनों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। दोनों विशेषताएं हैं आदर्श विलयन अनादर्श विलयन। सीधा जो राउल्ट के नियम का पालन चुटकियों में याद कर लीजिए, यहीं पर नोट्स बनाइए, यहीं पर याद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, सारे वीडियो को सेव कर लीजिए, परीक्षा के एक दिन पहले सारे वीडियो को ऑन करके देख करके जाइएगा। 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो, सारी वीडियो को ऑन करके देख लिया, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा पूरा। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। माना दो अवयवों कैपिटल ए व कैपिटल बी से मिलकर बने एक विलयन का वाष्प दाब पीएस है। माना विलयन में राउल्ट के नियम के अनुसार गणना से प्राप्त ए व बी के PS1 PS2, तो ये हमारा धनात्मक विचलन अगर बराबर है तो राउल्ट नियम का पालन करता है। अगर विलयन का वाष्प दाब दोनों घटकों के वाष्प दाबों के योग से अधिक है तो वो धनात्मक विचलन, अगर कम है तो ऋणात्मक विचलन। चलिए ठीक है। स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण, चलिए स्थिर क्वाथी मतलब जिसका क्वथनांक जो होता है स्थिर हो जाता है, यही जान जाइए। तो कुछ अनादर्श विलयन स्थिर ताप पर क्वथन करते हैं। क्वाथी का अर्थ जो है किससे है, क्वथनांक से है। क्वाथी का अर्थ किससे है भैया, क्वथनांक से है। तो कुछ अनादर्श विलयन स्थिर ताप पर क्वथन करते हैं। क्या करते हैं, क्वथन करते हैं। विलयनों की वाष्पों में उसके अवयवों का अनुपात विलयन में इन अवयवों के अनुपात का क्या होता है, बराबर। विलयन की वाष्प में उसके अवयवों का अनुपात विलयन में इन अवयवों के अनुपात का क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार विलयन के अवयवों को आसवन या प्रभाजी आसवन भी द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विलयन को क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी। कुछ अनादर्श विलयन स्थिर ताप पर क्या करते हैं, क्वथन करते हैं। विलयनों की वाष्प में जो विलयन का जो वाष्प निकलता है गर्म करने पर, उसके अवयवों का अनुपात विलयन में इन अवयवों के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। जैसे हम कोई नमक और चीनी का विलयन बनाए 1:2 के अनुपात में है, 2 भाग मतलब 2 गिलास वाटर 1 गिलास चीनी है, तो दोनों को मिला दिए। अब जब विलयन को गर्म करेंगे उसका वाष्प निकलेगा तो उसके वाष्प में भी 2 भाग 1 होगा, 2 पानी होगा 1 चीनी होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि विलयनों की वाष्पों में उसके अवयवों का अनुपात विलयन में इन अवयवों के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। मेरी बात को समझ पाए। जैसे सपोज करिए हम 1 गिलास पानी लिए और 2 चम्मच चीनी लिए। अब मान लीजिए 1 गिलास पानी जो है वो अनुपात हमारा 5 के बराबर है और चम्मच चीनी जो है हमारा 1 के अनुपात है, 5:1 का विलयन बन गया। अब इसको गर्म करेंगे, इसका जो भाप निकलेगा तो उसमें जो भाप है वाष्प में 5 पानी होगा, 1 गुना चीनी होगा, वही विलयन के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार के विलयन को आसवन या प्रभाजी विधि द्वारा नहीं प्राप्त किया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। किसी अवाष्पशील पदार्थ के विलयन को शुद्ध विलायक से पृथक करने के लिए 3 प्रकार की झिल्लियों का, किसी अवाष्पशील पदार्थ के विलयन को शुद्ध विलायक से पृथक करने के लिए 3 प्रकार की झिल्लियाँ प्रयुक्त की जा सकती है। कितने प्रकार की झिल्लियाँ भैया, 3 प्रकार की। जैसे पहला पारगम्य झिल्ली, दूसरा अपारगम्य झिल्ली। पहले आप समझ लीजिए पारगम्य झिल्ली, ऐसी झिल्लियाँ जिनमें से होकर किसी विलयन के सभी कण दूसरी ओर निकल जाती हैं, पारगम्य झिल्ली कहलाती हैं। ऐसी झिल्लियाँ जिनमें से होकर विलयन के सभी कण दूसरी ओर क्या करती हैं, निकल जाती हैं, छन जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली देख लीजिए, सेमी मेम्ब्रेन। ऐसी झिल्लियाँ जिनमें से होकर किसी विलयन के किसी भी प्रकार के कण दूसरी ओर नहीं निकल पाते, ठीक है। पारगम्य में
ऐसी झिल्लियाँ जिनमें से विलेन के सभी कण दूसरी ओर निकल जाते हैं और दूसरी ओर नहीं निकल पाए तो अपारगम। लेकिन पारगम्य अपारगम्य के बीच में एक और झिल्ली है जिसे कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसका नाम है सेमी। इसको क्या कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऐसी झिल्लियाँ जिनमें से केवल विलायक के कण या अणु निकल सकते हैं, केवल विलायक के, जिसमें ऐसी झिल्लियाँ जिसमें विलयन में उपस्थित केवल विलायक के कण, विलयन में उपस्थित केवल विलायक के कण, विलेय के कण नहीं, विलायक के कण या अणु निकल सकते हैं पर विलेय के अणु नहीं निकल सकते। अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कहलाती है। क्या कहलाती हैं? अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कहलाती हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली में देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। याद रखिए कई बार ये आ जाता है, ये पॉइंट जो है कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली सबसे उत्तम होती है, सबसे उत्तम। वहाँ एक क्वेश्चन दिखा रहता है IIT में या पॉलीटेक्निक में, सबसे उत्तम अर्धपारगम्य झिल्ली तो कॉपर फेरोसाइनाइड। जंतुओं तथा वनस्पतियों की कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्लियाँ मुख्यतः अर्धपारगम्य झिल्लियाँ हैं। जंतुओं तथा वनस्पतियों की कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्लियाँ मुख्यतः क्या हैं? अर्धपारगम्य झिल्लियाँ हैं। दूसरा, कुछ रासायनिक यौगिक जैसे कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम फेरोसाइनाइड भी अर्धपारगम्य झिल्लियाँ बनाते हैं। कैल्शियम फास्फेट तथा कॉपर फेरोसाइनाइड भी क्या बनाती हैं? अर्धपारगम्य झिल्लियाँ। कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली सबसे क्या होती है? उत्तम होती है। सबसे क्या होती है भैया? उत्तम होती है। चलिए परासरण को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से समझिए। परासरण वह क्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाहित होते हैं, परासरण कहलाती है। अब परासरण को यहीं इसको छोड़ दीजिए। वह क्रिया जिसमें विलायक के कण या विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, केवल एक लाइन याद रखिए, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित हुए परासरण कहलाती है। बस केवल इतना याद रखिए कि विलयन में उपस्थित विलायक के कण जो कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर पारगम्य झिल्ली में से होकर विस्तृत होते रहते हैं या स्वतः जाते रहते प्रवाहित होते हुए क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। चलिए हम परासरण के बारे में बताएंगे आपको, ध्यान से समझिए थोड़ा सा। ये परासरण का एक फिगर है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, इसमें हम आपको दिखाएं। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली है। यहाँ पर क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये हमने फिगर बनाया है। ये पूरा विलयन है, ये देखिए विलयन है। विलयन में विलेय तथा विलायक है। ये विलेय के अणु है, जो ब्लैक वाले हैं वो विलेय के अणु है, और ये जो रेड कलर के हैं वो विलायक के अणु है, और ये अर्धपारगम्य झिल्ली बीच में लगी है। तो विलायक के अणुओं की गति, विलायक के अणु क्या हैं? उधर की ओर जा रहे हैं, सब विलायक के अणु जो क्या हैं? उधर की विलायक के अणु। तो इस पर तो और हम एग्जाम्पल बताते हैं आप लोग को, आप देखिएगा ध्यान से करके, ठीक है। चलिए हम आपको आगे बताएं। तो इसमें विलायक के अणु जो हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर उधर स्वतः प्रवाहित हो रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। माने कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन हमें बड़ा करने दीजिए, इसको ध्यान से समझिए। अब हम आपको परासरण के बारे में समझाएं। सपोज करिए आप कोई 2 बर्तन लीजिए। क्या लीजिए? 2 बर्तन लीजिए। हमने 2 बर्तन यहाँ ले लिया, एक बर्तन यहाँ पे ले लिया, एक बर्तन हमने यहाँ ले लिया। इसमें हमने अंडा रख दिया है और इसमें भी हमने अंडा रख दिया है। इसमें हमने जल भर दिया और इसमें भी हमने जल भर दिया है। ये शुद्ध वाटर है, प्योर वाटर है। प्योर वाटर। और यहाँ ब्राइन है, BRINE। ब्राइन मतलब आप नहीं जान रहे होंगे, हम आपको बता दें ब्राइन का मतलब क्या होता है? NaCl। मतलब जब हम जल में NaCl को घोल देते हैं उसे ब्राइन कहते हैं। NaCl मतलब पानी में नमक को डाल देते हैं, जो बनता है उसे ब्राइन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने ब्राइन लिया है। तो हम इसमें देखते क्या है कुछ समय के बाद, ये मैं परासरण का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान समझिए तभी आपको आएगा। तो हमने क्या किया, एक पात्र में शुद्ध पानी रखा और दूसरे पात्र में मैंने नमक रखा, नमक वाला पानी रखा, दोनों में एक एक अंडा डाल दिया। अंडे में 2 खोल होते हैं,
एक बाहरी खोल, एक अंदर का खोल। जो सबसे बाहर का खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हम उस खोल को उतार करके अंदर डाल देते हैं, उस खोल को ऊपर वाले खोल को उतार करके दोनों अंडे को डाल देते हैं। हम देखते क्या है, अंडे के अंदर जो है, अंडे के अंदर जो है क्या है? अधिक सांद्रण है। क्या है? अधिक सांद्रण है। और पानी से जो है, ये पानी जो है अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर, क्या कम सांद्रण से, क्या बोला हमने? कम सांद्रण से अधिक सांद्रण। अंडे की जो, अंडे के अंदर जो अवयव है उसकी सांद्रता अधिक है, और जबकि शुद्ध जल की सांद्रता कम है। तो ये जल जो है कम सांद्रता से, परासरण में हमने क्या बताया? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ। तो जब ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाते हैं तो ये पानी इसमें जो है भर जाता है, और ये अंडा हमारा फूल करके क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अंडा हमारा फूल के क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने नमक मिला करके पानी में रखा है। अब जो अंडे के अंदर का जो पदार्थ है उसका सांद्रण कम हो गया, उसका सांद्रण क्या है? कम है। इसमें इसकी सांद्रण अधिक थी, इसकी सांद्रण कम थी। पहले वाले बीकर में जो है अंडे के अंदर जो था उसकी सांद्रण अधिक थी, और ये शुद्ध पानी था, इसकी सांद्रता कम थी। तो कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर, इसलिए पानी अंडे पे चला गया, अंडा फूल गया। और यहाँ पर अंडे की सांद्रण कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसको नमक के पानी में रखा गया, और नमक जिसमें पड़ा रहता है उसकी सांद्रण अधिक हो जाती है। तो इसलिए इस अंडे से जल निकल करके इसमें आता है। जब इस अंडे से निकल करके जल इसमें आने लगता है तो हुआ क्या? ये अंडा हमारा छोटा हो जाता है, सिकुड़ करके, सिकुड़ के क्या हो जाता है? अंडा हमारा छोटा हो जाता है। इसी को कहते हैं परासरण। इसी क्या कहते हैं? परासरण, माने कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना। चलिए हम और एग्जाम्पल आपको लेते हैं। तो यही हमने आपको अर्धपारगम झिल्ली का वो फिगर बनाया, बना लीजिए आप। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली का फिगर जो है रोक करके आप जो है पूरा स्क्रीनशॉट ले करके इसको बना लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने रोक दिया, एक स्क्रीनशॉट के बाद आप देर बाद अभी बना लीजिएगा। चलिए हम आगे आपको बढ़ाते हैं। परासरण के कुछ उदाहरण हमने लिखा है, उसको देख लीजिए। यहाँ उदाहरण देखिए, किशमिश को जल में रखने पर फूल जाती है। वेरी गुड, बहुत सही। किशमिश को जल में रखने पर फूल जाती है, जबकि अंगूर को चीनी के सांद्र घोल में रखने पर वह पिचक जाती है। किशमिश को जल में रखने पर हमने बीकर लिया, बीकर में पानी भर दिया, बीकर में क्या भर दिया? पानी, इसमें किशमिश डाल दिया। किशमिश की सांद्रता अधिक है और जल की सांद्रता कम है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, तो इसमें जल क्या हो जाता है? भर जाता है, और किशमिश हमारी क्या होती है? फूल जाती है। लेकिन यहीं पर क्या चीज़ है? हमने सीढ़ा ले रखा है यहाँ पर। ठीक है, चीनी के सांद्र घोल। अब इसमें हम क्या डाल देते हैं? अंगूर डाल देते हैं, ग्रेप्स डाल देते हैं एक। जब ग्रेप्स डाल देते हैं तो इस सीढ़े की सांद्रता अधिक है, इसकी सांद्रता कम है, इसलिए यहाँ से क्या होता है? पानी बाहर आ जाता है और अंगूर क्या हो जाती है? पिचक जाती है। यही चीज़ हमने अंडे में बताया था। घर पे एग्जांपल करके देख लीजिएगा ये। ठीक है, इसको करके आप देख लीजिएगा। चीनी को लेकर के पानी में झल करके घोल बनाइएगा, उसमें अंगूर डालिएगा, अंगूर पिचक जाएगा, और आप किशमिश को लेकर पानी में डालिएगा, एक घंटे के लिए फूल जाएगा। 1 घंटे के लिए एग्जाम्पल है ये, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। सब्जियाँ या फल जो वायुमंडल में जल के विलीन हो जाने के कारण पिचक जाती है, और उन्हें जल में रखने पर पुनः तरोताज़ा दिखाया जा सकता है। आप देखे ही होंगे, सब्जी वाले जो है खीरे पे पानी मारते हैं। पानी किस लिए मारते हैं? इससे वो तरोताज़ा बना रहे, आपको दिखाई पड़े हरा भरा, इसलिए आप 1 किलो खरीद लें, तुरंत आप 1 किलो खरीद लें। परासरण, परासरण दाब। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 1 किलो नहीं, हम 5 किलो खरीदना चाहते हैं। भैया 5 किलो ले लो या 1 बोरा ले लो, लेकिन हरा भरा दिखेगा तभी लोगे। चलो आगे पढ़ाई ध्यान दो। परासरण दाब, किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखे जाने पर, विलायक से अलग रखे जाने पर परासरण को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब लगाना पड़ता है वह उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। वेरी गुड, परासरण दाब को ध्यान समझिए, इसका एक लेक्चर वीडियो जाएगा, उसको भी देखिएगा। परासरण दाब, किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखने के लिए, विलायक से अलग रखे जाने पर परासरण को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब लगाना पड़ता है वह उस विलयन का क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। वेरी गुड, ध्यान से इस परासरण दाब को समझिए। चलिए यहाँ एक फिगर हमने लिया है, आपको परासरण दाब समझाने के लिए यहाँ हमने एक फिगर लिया है। चलिए ठीक है, ये अटैचमेंट वाला बीकर है, दोनों अटैचमेंट है।
इस बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये हमारा विलयन है और ये हमारा विलायक है। जब विलायक के अणु विलयन की तरफ जाते हैं तो हमारा ये पिस्टन ऊपर की ओर उठता है। ये पिस्टन हमारा क्या होता है, ऊपर की ओर उठता जाता है, तो परासरण बढ़ गया। तो जब ये पिस्टन ऊपर की ओर उठता जाता है तो इसके ऊपर हम कुछ दाब लगाते हैं परासरण को रोकने के लिए। जब हम यहाँ पर दाब लगा देंगे, बराबर कर देंगे, तो ये उठेगा नहीं, तो परासरण क्या होगा, हमारा रुक जाएगा। जब हम यहाँ दाब लगा देंगे, अब यहाँ जगह नहीं रह जाएगा, तो इसमें से कोई भी अणु इधर नहीं जा पाएगा। तो जो हम दाब लगा कर रोकें वही हमारा परासरण दाब, वही हमारा क्या है, परासरण दाब है। चलिए एक बार फिर से आपको लिखते हैं, किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखे जाने पर परासरण को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब लगाना पड़ता है वह उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। फिर से आइए, यहाँ समझाएं हमने यही तो चीज़ बताया आपको अभी कि क्या चीज़ है, विलयन को विलायक से अलग रखने के लिए जब हम विलायक को अर्धपारगम झिल्ली लगा कर रख देते हैं तो विलायक के कण जो है इधर आने लगते हैं। जब ये आने लगते हैं तो ये हमारा पिस्टन ऊपर की ओर उठता है, और ऊपर की ओर उठता है तो परासरण क्रिया चल रही। इसी को रोकने के लिए हम यहाँ पर कुछ लगा करके दबा देते हैं, यहाँ पर कुछ लगा करके इधर क्या करते हैं, नीचे की तरफ दबा देते हैं। जब दबाव लगा देते हैं तो इसके कण इधर नहीं आते हैं, अर्थात बराबर बना रहता है। यही जो दाब है हमारा वही क्या है, परासरण दाब है। वही क्या है, मेरा परासरण दाब है। तो फिगर यहाँ पे बनाना है। चलिए हम आगे आपको बताएं परासरण दाब के नियम। वांट हाफ ने निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे तनु विलयनों का सिद्धांत कहते हैं। इसे किसका क्या कहते हैं, तनु विलयन का। सिंपल है, तनु विलयन में विलेय एक गैस की भांति व्यवहार करता है। तनु विलयन में जो है विलेय जो क्या है, एक गैस की भांति व्यवहार करता था। विलयन का परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जो विलेय के गैसीय अवस्था में डालेगा, जबकि उसका आयतन व ताप के क्या होता है, बराबर होता है। जबकि उसका आयतन और ताप के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए सामान्य विचलन समीकरण PV = NST। PV = क्या है मेरा, NST। तो हम आपको बताएं कि PV = NST, हमने सब कुछ क्लियर लिख दिया। ये सामान्य विलयन समीकरण है। अगर PV = nRT होता है तो आदर्श गैस समीकरण होता है। ध्यान समझिए, P क्या है, परासरण दाब, समझाएं आपको। V क्या है, आयतन, बहुत अच्छे जानते हैं। N क्या है, मोलक संख्या, W/M। W क्या है, विलेय का भार, M क्या है, विलेय का अणु भार, S क्या है, विलयन स्थिरांक, T क्या है, परम ताप, बता चुके हैं आपको। चलिए आगे देखिए, गैस स्थिरांक कैपिटल R की भांति यस का मान, गैस स्थिरांक कैपिटल R होता है, R की भांति R की तरह ही यस का मान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री मोल होता है। लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री मोल होता है। सामान्य विलयन समीकरण की सीमाएं देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, आप दिमाग में फिट कर लीजिए, आ जाएगा आपको। क्या चीज़ है, यह समीकरण केवल आवासशील पदार्थों के विलयनों के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। किसके लिए, आवासशील पदार्थों के विलयनों के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। आवासशील पदार्थों के विलयनों, यह समीकरण केवल तनु विलयन के लिए प्रयुक्त किया जाती है। याद रखेंगे अब आप, आवासशील पदार्थ के विलयन, दूसरा तनु विलयन पर परासरण दाब तथा अणुभार, परासरण दाब तथा अणुभार। चलो ध्यान देखते हैं, परासरण दाब तथा अणुभार अभी आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। परासरण दाब तथा अणुभार, चलिए बताते हैं। विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल m = स्मॉल w / स्मॉल m। स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, और स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार। सामान्य विचलन समीकरण, अभी हमने आपको बताया था PV = NS2, PV = NST। n के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, स्मॉल w/m। तो स्मॉल m बराबर, अब हम क्या किए, इस m को हमने यहाँ भेज दिया और PV को हमने नीचे लिख दिया। तो m = WST/PV,
WST/PV। इस समीकरण से विलेय के अणुभार की गणना या परासरण दाब ज्ञात होने पर की जा सकती है। इस समीकरण, ये जो समीकरण हमारा निकल के आया है, कौन सा, ये समीकरण स्मॉल m बराबर, स्मॉल m जो है अणुभार का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, अणुभार का। तो इस समीकरण से विलेय के अणुभार की गणना की जा सकती है, लेकिन कब, जब परासरण दाब ज्ञात हो। जब परासरण दाब क्या हो, यही परासरण दाब P दिया गया हो, बस तब ज्ञात हो जाएगा। जो पदार्थ विलयन में वियोजित अथवा संगुणित हो जाते हैं उनके लिए उपयुक्त समीकरण से अणुभार सामान्य से कम या अधिक होते हैं। समान से कम भी हो सकता है, समान से अधिक भी हो सकता है, तथा अपसामान्य अणुभार कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, अपसामान्य। सामान्य से अधिक होगा या समान से कम होगा, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये अपसामान्य अणुभार कहलाते हैं। अब देखिए आगे हम बताएं, अपसामान्य अणुभार बराबर W/S/T/P/V। यही चीज़ है, स्मॉल m को यही क्या कह दिया गया, अपसामान्य अणुभार को, इसी को स्मॉल m को हमने क्या कह दिया, अपसामान्य अणुभार। तो अपसामान्य अणुभार बराबर हो जाएगा यहाँ पर W/S/T/P/V। विलेय पदार्थ के अणुभार ज्ञात करने के लिए स्मॉल m के स्थान पे, विलेय पदार्थ का, जो विलेय पदार्थ का अणुभार उसको ज्ञात करने के लिए स्मॉल m के स्थान पे क्या लिखें हम, I/N रखा जाए, स्मॉल I/N रखा जाए। तो m बराबर I गुणे स्मॉल n, तो स्मॉल n के स्थान पे मान रख देंगे, स्मॉल n का मान रख देंगे यहाँ से निकाल करके। तो जब स्मॉल n का मान निकाल के यहाँ से रख देंगे PV/ST, ठीक है। तो I गुणे स्मॉल n मान रख दिए। इसके बाद क्या किया हमने, सामान्य अणुभार, ये क्या है, सामान्य अणुभार है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो सामान्य अणुभार बटे अपसामान्य अणुभार। तो सामान्य अणुभार का हमने ये वाला फार्मूला 2 नंबर लिख दिया और अपसामान्य का पहला वाला लिख दिया। अब पहले वाले को दूसरे वाले से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो I बराबर क्या निकल के आया हमारा, सामान्य अणुभार बटे अपसामान्य अणुभार। तो इस प्रकार इस वीडियो को पूरा देख करके आप समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और दूसरी बात सुनिए, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कि वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। ये लाइक और शेयर जो है हमारा मनोबल होता है, इससे हम अधिक से अधिक मेहनत कर पाएँ और अधिक से अधिक आपको पढ़ा पाएँ। दूसरी बात और ध्यान से सुनिए, आपको जितने भी वीडियो मिलते हैं आप बिना वीडियो देखे पढ़ाई ना किया करें, इससे आपको रोचक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। हर एक जानकारी को मैं आपको देता रहूँगा और आप लगातार जो है पढ़ते रहिए। और तीसरी बात, आप PDF के माध्यम से पूरा नोट्स तैयार कर सकते हैं और कहीं भी अगर हल्की फुल्की कमी लगती है या दिखती है तो उसको आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और आगे बात सुनिए, जितने भी फार्मूले हम लिखा रहे हैं उनको तैयार करते चलिए, ठीक है। और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लगातार अपनी पढ़ाई में लगे रहिए और इस PDF को भी तैयार करते रहिए। और जो मैंने रूल बताया है उसको ज़रूर करिए। धन्यवाद।